नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक समरी पर। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने जा रहे हैं जो हर माता पिता के दिल के बहुत करीब होती है, द पावर ऑफ पेरेंटिंग, जिसे लिखा है स्वाति त्रिपाठी जी ने। हमारे चैनल पर हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम किताबों को सिर्फ समझाएं नहीं, उन्हें महसूस करवाएं। हमारे वीडियो लंबे होते हैं, लेकिन हम कभी भी कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं अगर विषय जिंदगी बदलने वाला है तो उसे समय देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे, जीवन को छूने वाले सार लाते रहें। और अब चलिए कहानी शुरू करते हैं, उस जगह से जहां पेरेंटिंग का असली अर्थ समझ आता है। एक शांत सी शाम थी। खिड़की से हल्की धूप कमरे में फैल रही थी और फर्श पर छोटे छोटे रंगीन खिलौने बिखरे थे। कमरे के बीच में एक छोटा सा 7 महीने का बच्चा आरव अपनी नर्म हथेलियों से रेंगने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह भी था और निराशा भी। वो थोड़ा आगे बढ़ता, फिर घुटनों पर संतुलन बिगड़ जाता और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता। उसकी माँ माया पास ही बैठी थी, लेकिन आज उसे लग रहा था कि आरव का रोना कुछ ज्यादा था। माया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं उसे समझ नहीं पा रही? इन सवालों का बोझ उसके दिल पर चढ़ चुका था। माया पिछले कुछ हफ्तों से थकी हुई थी। नींद कम, काम ज्यादा और हर रोज आरव की अलग अलग परेशानियां। कभी उसे दूध कम लगता, कभी पेट दर्द, कभी बिना वजह रोना, कभी अचानक डर जाना। 7 महीने का बच्चा बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी हर हरकत जैसे कोई संदेश भेजती थी जिसे माया पढ़ नहीं पा रही थी। माया जब भी उसे चुप कराने की कोशिश करती, वो और जोर से रोने लगता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आरव ने जैसे ही रेंगना छोड़ा, वो सीधा पीछे की ओर गिर गया और एक तीखी आवाज में रो पड़ा। माया भाग कर आई, उसे उठाया, लेकिन अंदर कहीं उसे लगा वो माँ होकर भी उसे ठीक से समझ नहीं पा रही। उसी रात माया बहुत देर तक जागी रही। आरव सो चुका था, घर शांत था, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। क्यों मैं अपने बच्चे को शांत नहीं कर पाती? क्यों वो इतना रोता है? क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? इन सवालों से घिरी माया को अपने बचपन की याद आ गई। जब वो छोटी थी और किसी बात पर रो देती थी तो घर में सबसे पहले यही आवाज आती थी, बड़ी हो जाओ, ये क्या हर समय रोते रहते हो? शायद वो अनजाने में वही आवाज अपने अंदर लेकर आरव को पाल रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर खुद कई डर, कई तनाव, कई न बोली गई भावनाएं जमा थी, और शायद वही सब आरव महसूस कर रहा था। अगले दिन माया एक पेरेंटिंग सेशन में गई, जहां वक्ता ने शुरू में ही एक बात कही, बच्चा आपके शब्द नहीं समझता, बच्चा आपकी भावना समझता है। ये लाइन माया के दिल में तीर की तरह लगी। वक्ता ने आगे कहा, 7 महीने का बच्चा माँ की सांस, उसकी धड़कन, उसकी बेचैनी, उसकी शांति सब पढ़ लेता है। बच्चा कुछ नहीं बोलता, लेकिन माता पिता की ऊर्जा उसके अंदर सीधी उतरती है। माया की आंखें भर आईं। उसे अचानक समझ आया कि पिछले कुछ हफ्तों से वो खुद कितनी तनाव में थी। नींद की कमी, घर का काम, अकेलापन, और ये सब अनजाने में आरव के व्यवहार में बदल रहा था। किताब द पावर ऑफ पेरेंटिंग का पहला संदेश यही है, बच्चा आपका व्यवहार नहीं कॉपी करता, बच्चा आपका माहौल कॉपी करता है। बच्चा माँ की गोद में सिर्फ शरीर से नहीं, भावनाओं से पलता है। आप शांत हैं, बच्चा शांत होगा। आप घबराए हुए हैं, बच्चा भी बार बार रोएगा। आप तनाव में हैं, बच्चा ज्यादा क्लिंगी होगा। यही सच्चाई है जिसे कई माता पिता समझ ही नहीं पाते। उस शाम जब माया आरव को गोद में लेकर बैठी, उसने पहली बार खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली, आरव को सीने से लगाया और धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम सुरक्षित हो। आरव ने एक पल में रोना बंद नहीं किया, लेकिन उसके रोने में बदलाव आने लगा। वो माँ की धड़कन से चिपक गया, जैसे उसे बस यही चाहिए था। उस पल माया को पहली बार एहसास हुआ कि उसका बच्चा उसे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी ज़रूरत बता रहा था। वो चिल्ला नहीं रहा था, वो पुकार रहा था। द पावर ऑफ पेरेंटिंग का अगला गहरा संदेश यहीं खुलता है। पेरेंटिंग का असली उद्देश्य बच्चे को बदलना नहीं, खुद को समझना है। बच्चे की हर हरकत, रोना, चिढ़ना, रात में बार बार उठना, गोद मांगना, ये सब संकेत है। बच्चा माँ का दुश्मन नहीं होता, वो माँ का आईना होता है। उसकी बेचैनी कनेक्शन मांगती है, उसका रोना सुरक्षा मांगता है, और उसका गुस्सा समझ मांगता है।
रात के सन्नाटे में माया ने आरव को सुलाते हुए महसूस किया कि शायद समस्या कभी आरव था ही नहीं। समस्या ये थी कि माया खुद अपनी भावनाओं से नहीं जुड़ी थी। उसने अपने डर दबाए हुए थे। उसने अपनी थकान स्वीकार नहीं की थी। उसने कभी खुद से ये नहीं कहा था कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए, मुझे भी मदद चाहिए। और इसी अनकहे तनाव को उसके 7 महीने का बच्चा हर दिन महसूस कर रहा था। यहीं से माता पिता की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, जब वे पहली बार ये स्वीकार करते हैं कि बच्चा गलत नहीं होता, वो बस अधूरा होता है और उसे पूरा करने वाला सिर्फ माता पिता का दिल होता है। घर में प्यार हो तो बच्चा खिल उठता है, घर में तनाव हो तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बात किताबी नहीं, वैज्ञानिक सच है। इसी एहसास के साथ माया की कहानी आगे बढ़ती है और यही हमारी इस किताब का पहला अध्याय बनता है। उस रात माया जब अपने कमरे में लौटी तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि माता पिता होना सिर्फ बच्चे को संभालने का काम नहीं है, बल्कि खुद को देखने, खुद को समझने और खुद को बदलने की प्रक्रिया है। उसने धीरे से आरव को अपने सीने पर सुलाया और महसूस किया कि ये छोटा सा 7 महीने का बच्चा दुनिया को नहीं समझता, लेकिन माँ की धड़कनों से सब कुछ महसूस करता है। उसकी हर रुलाई, हर मुस्कान, हर चीख सब माया की भावनाओं से बंधी हुई थी, जैसे दोनों इनविजिबल धागों से जुड़े हों और एक की भावनाएं दूसरे में बहती चली जाएं। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, आरव खिलखिलाते हुए उठा। माया को लगा जैसे उसके बच्चे की खुशी भी उसके अपने मन की स्थिति से जुड़ी हुई थी। पिछली रात उसने अपने भीतर थोड़ी शांति पैदा की थी और आज वो आरव की आंखों में एक अलग ही चमक देख रही थी। वो सोच रही थी, क्या सच में माता पिता की भावनाएं बच्चे में इतनी गहराई तक उतरती हैं? क्या बच्चे का रोना, चिढ़ना, क्लिंग करना केवल उसके वातावरण का प्रतिबिंब है? जैसे ही दिन शुरू हुआ, माया ने पहली बार खुद को सचेत होकर यानी कॉन्शियस होकर बेटे को देखने की कोशिश की। जब आरव ने दूध पीते पीते रुलाई की आवाज़ निकाली, उसने चिढ़ने के बजाय खुद से पूछा, ये क्यों रो रहा होगा? पहले जहां हर रोना उसे तनाव में डाल देता था, आज उसे लगा कि शायद रोना कोई समस्या नहीं बल्कि एक संदेश है। वो उसे गोद में लेकर धीरे धीरे झुलाने लगी। आरव 1 मिनट में शांत हो गया, जैसे वो कह रहा हो, यही चाहिए था मुझे। दोपहर में जब माया घर का काम कर रही थी, आरव बार बार उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। पहले की तरह माया कह सकती थी, अभी नहीं, बाद में, लेकिन आज उसके भीतर से एक अलग आवाज आई, शायद इसे मेरे पास होने की ज़रूरत है। उसने काम रोककर बच्चे को उठाया और उसके चेहरे को देखा। वो मुस्कुरा पड़ा, जैसे पूरा संसार उसे मिल गया हो। उस एक मुस्कान ने माया के भीतर एक दरवाज़ा खोल दिया कि बच्चे की ज़रूरतें हमेशा तर्क से नहीं समझ आती, वो दिल से समझनी पड़ती हैं। शाम को माया फिर वही पेरेंटिंग वर्कशॉप गई, जहां वक्ता ने एक और गहरी बात कही कि माता पिता होना सिर्फ बच्चे को पालना नहीं, बल्कि अपनी पुरानी भावनाओं को हील करना है। बच्चा आपके अनकहे दर्द को भी महसूस कर लेता है। ये सुनते ही माया को अपने बचपन की वो शाम याद आ गई, जब वो रो रही थी और कोई उसे थाम नहीं रहा था। शायद उसके अंदर वही कमी अब उसके बच्चे से भराई की मांग कर रही थी। उसने महसूस किया कि एक माँ होते हुए भी वो कभी खुद बच्ची थी और उस बचपन को आज भी प्यार की ज़रूरत है। घर लौटते हुए माया सोच रही थी, क्या आरव की बेचैनी उसकी नहीं, मेरी है? क्या मेरी अनसुलझी भावनाएं उसकी रुलाई बनकर बाहर आती हैं? ये सवाल उसे डरा नहीं रहे थे, बल्कि जागरूक बना रहे थे। उसे समझ आ रहा था कि पेरेंटिंग बच्चे पर नियंत्रण रखने का नाम नहीं, पेरेंटिंग खुद को समझने और खुद को संभालने का नाम है। जब वो रात को आरव को सुला रही थी, उसने महसूस किया कि आज उसका बच्चा उससे चिपक कर ज्यादा सहज है। वो बार बार हाथ उसकी उंगली पर रख रहा था, जैसे ये भरोसा देने के लिए कि माँ, तुम बदल रही हो और मैं भी बदल रहा हूँ। उस क्षण में माया को लगा कि पेरेंटिंग कोई तकनीक नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई किताबों का नियम नहीं है। पेरेंटिंग एक रिश्ता है जो माता पिता के भीतर से शुरू होता है। धीरे धीरे माया को एक और गहरी बात समझ आने लगी कि बच्चा कभी गलत नहीं होता। 7 महीने का बच्चा भूख से भी रो सकता है, थकान से भी, दर्द से भी, डर से भी, और सिर्फ आपको महसूस करने के लिए भी। रोना उसकी भाषा है और ये उम्मीद करना कि इतना छोटा बच्चा बिना रोए हर क्षण शांत रहे, वैसा ही है जैसे हम उम्मीद करें कि फूल बिना धूप के खिलेगा। बच्चा रोता है क्योंकि वो पूरी तरह माँ पर निर्भर होता है। उसकी हर ज़रूरत, हर असहजता, हर बदलाव, सब वो रोकर ही बताता है। माया अब हर रुलाई को समस्या नहीं, एक पुकार की तरह देखने लगी थी। वो अब झुंझलाती नहीं थी, बल्कि सुनने लगी थी। वो पहले गुस्से में आ जाती थी, लेकिन अब वो अपने बच्चे की आंखों में डर नहीं, असहायता देख पाती थी।
उसने एक बार आरव का चेहरा देखते हुए कहा, तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे, तुम मेरी ओर बढ़ रहे हो। और ये वाक्य सिर्फ उसके बच्चे के लिए नहीं था, ये उसके अपने भीतर की हीलिंग के लिए भी था। द पावर ऑफ पेरेंटिंग यहाँ एक और गहरा सच रखती है कि माता पिता का शब्द नहीं, उनका दिल पेरेंटिंग करता है। बच्चा ये नहीं सुनता कि आप क्या कहते हैं, वो ये महसूस करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उसकी भावनाएं उसके वातावरण का प्रतिबिंब है। इसलिए अगर माता पिता खुद शांत हों तो बच्चा भी धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। अगर माता पिता खुद तनाव में हो तो बच्चा भी बेचैन हो जाता है। उस रात जब माया ने आरव को गोद में लिया, उसने पहली बार महसूस किया कि उसका बच्चा उसे चोट नहीं पहुंचाता, वो उसे बुलाता है, जैसे कहता हो, माँ, मैं सिर्फ तुम्हारे दिल की धुन चाहता हूँ। इससे माया की आंखें भर आई। उसने अपने बच्चे को पहले समस्या की तरह देखा था, अब वो एक गहरे मैसेंजर की तरह देखने लगी थी। कहानी यहाँ और भी सुंदर मोड़ ले रही है, क्योंकि माया को एहसास हो चुका है कि पेरेंटिंग में सबसे पहले खुद को देखना पड़ता है। यही वो बिंदु है जहाँ कई माता पिता गलती करते हैं। वे बच्चे को सुधारने में लग जाते हैं, लेकिन खुद को सुधारना भूल जाते हैं। बच्चे का व्यवहार उसका सत्य नहीं, उसका संकेत है, और ये संकेत माता पिता को अपने भीतर झांकने के लिए आमंत्रित करता है। यही पार्ट 2 खत्म होता है, और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि माया अपने अंदर कैसे बदलाव लाती है, बच्चा उस बदलाव को कैसे महसूस करता है, और पेरेंटिंग धीरे धीरे खूबसूरत यात्रा बन जाती है। अगर आप तैयार हैं, लिखिए। अगली सुबह जब माया उठी तो उसे महसूस हुआ कि रात की थकान के बावजूद उसके भीतर एक हल्का सा बदलाव है, एक नरमी है, जैसे मन थोड़ा खुलने लगा हो। आरव उसके बगल में लेटा अपनी छोटी सी उंगलियों से उसकी नाक को छू रहा था। पहले जब वो ऐसा करता था, माया हंसती तो थी, लेकिन भीतर की बेचैनी उसे उस पल में पूरी तरह होने नहीं देती थी। लेकिन आज पहली बार उसने अपनी सारी भागदौड़, सारी चिंता रोककर बस उस छोटे से स्पर्श को महसूस किया। वो एहसास उसके दिल में किसी गर्म धूप की तरह उतरता गया। उसे लगा कि शायद पेरेंटिंग का मतलब पहले ये छोटे छोटे पल पकड़ना होता है, जिन्हें हम अपनी गति, अपनी बेचैनी, अपनी उम्मीदों की वजह से खो देते हैं। आरव आज अजीब सी खुशी में था। वो बार बार माया के चेहरे को छूता, फिर खिलखिलाता और अपने पंजों से उसके कपड़ों को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता। 7 महीने का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करना उसकी फितरत होती है। माया उसे देख रही थी, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि आरव की ये हर हरकत आपस में एक धुन बनाती है, जैसे वो माँ को हर क्षण कुछ कहना चाहता हो, कुछ सिखाना चाहता हो। धीरे धीरे माया को समझ आने लगा कि बच्चे का व्यवहार कठिन नहीं होता, वो बस अधूरा होता है। वो जो महसूस करता है उसे शब्द नहीं दे सकता, इसलिए उसके व्यवहार में उथल पुथल दिखती है। माता पिता उस उथल पुथल को समस्या समझ लेते हैं, जबकि वो तो बस उसकी उम्र का सच है। जब माया ने आरव को खाना खिलाने की कोशिश की, वो चिढ़कर सिर घुमा रहा था, चम्मच दूर कर रहा था, रो रहा था। पहले माया इसे अपनी असफलता मानती थी, मैं खाना भी ठीक से नहीं खिला पा रही। लेकिन आज उसने रुककर सोचा, शायद वो भूखा नहीं, शायद खेलना चाहता है, शायद कुछ और महसूस कर रहा है। उसने चम्मच नीचे रख दी, बस आरव के हाथ पकड़कर उसके साथ खेलने लगी। 5 मिनट बाद वही बच्चा जिसने खाना ठुकराया था, हंसते हुए खुद चम्मच पकड़ने लगा। माया को इस छोटे से अनुभव से एक बड़ा सबक मिला। बच्चे को समझने के लिए व्यस्तता रोकनी पड़ती है, रुककर देखना पड़ता है कि बच्चा अभी क्या महसूस कर रहा है। वो कहीं डर, थकान या बदलाव से तो नहीं गुजर रहा। दिन बीतते बीतते माया अपने अंदर एक और गहरी सच्चाई महसूस करने लगी कि पेरेंटिंग में सबसे कठिन चीज बच्चे को संभालना नहीं, अपनी प्रतिक्रियाएं संभालना है। जब बच्चा रोता है, वो हमारे भीतर छुपे हुए डर को जगा देता है। मैं अच्छी माँ हूँ या नहीं, मैं क्यों संभाल नहीं पा रही, दुनिया क्या सोचेगी, मुझ में कमी है। बच्चे की रुलाई से ज्यादा माता पिता अपनी अधूरी भावनाओं से घबरा जाते हैं। यही वजह है कि कई माता पिता गुस्से में आवाज उठाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी भावनाएं संभल नहीं पाती। लेकिन माया अब बदल रही थी। जब दोपहर में आरव किसी वजह से रो पड़ा, माया का मन पहले तो घबराया, लेकिन उसने तुरंत एक गहरी सांस ली। उसने खुद को कहा, पहले मैं शांत हो जाऊं, तभी मेरा बच्चा शांत होगा। उसने आरव को उठाया, बस चुप कराने की कोशिश नहीं की, बस उसे अपने दिल से लगाया, उसकी पीठ सहलाई और धीरे धीरे सांसों की गति उसके साथ मिलाने लगी, जैसे एक माँ अपने दिल की धड़कनों को बच्चे की भाषा में बदल रही हो।
कुछ ही मिनटों में आरव का रोना धीमा होने लगा। वो अपनी माँ के सीने से चिपक गया, आंखें बंद कर ली और शरीर ढीला पड़ गया। माया को अचानक एक एहसास हुआ, बच्चा रोकर मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा, वो मुझे ढूंढ रहा है। ये सोचते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि अब तक उसने पेरेंटिंग को एक कठिन जिम्मेदारी माना था, लेकिन अब वो इसे एक गहरी, प्रेम से भरी यात्रा की तरह देख रही है। शाम को उसने अपनी डायरी निकाली और पहली बार अपने आप से कुछ सवाल पूछे। क्यों मैं अक्सर बेचैन रहती हूँ? क्या मुझ में कोई पुराना डर है? क्या मैं खुद को दोषी मानती हूँ? क्या मैं परफेक्ट माँ बनने की कोशिश में खुद को खो रही हूँ? इन सवालों का जवाब ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन यही वो बिंदु था जहां पेरेंटिंग वास्तव में शुरू होती है, जब माता पिता अपने अंदर की गांठों को खोलना शुरू करते हैं। माया को याद आया कि उसके अपने बचपन में प्यार तो था, लेकिन भावनाओं पर खुलकर बात करने की आदत नहीं थी। रोने पर उसे चुप करा दिया जाता, गुस्सा होने पर उसे डांट दिया जाता और डरने पर उसे मजबूत बनो कहा जाता। आज अचानक उसे समझ आया कि वो भी वही पैटर्न अपने बच्चे में दोहराने लगी थी बिना जाने। उसने महसूस किया कि आरव उसके बचपन का आईना बन गया है, उसके अंदर के अधूरे हिस्सों को बाहर ला रहा है ताकि वो उन्हें ठीक कर सके। यहाँ किताब द पावर ऑफ पेरेंटिंग की एक गहरी लाइन समझ आती है। बच्चा वो नहीं बनता जो आप उसे सिखाते हैं, बच्चा वो बनता है जो आप उसके सामने जीते हैं। अब माया इस लाइन को सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो इसे जी रही थी। उसने सोचा कि अगर वो चाहती है कि आरव शांत, आत्मविश्वासी और प्रेमपूर्ण बने, तो उसे खुद अपने अंदर ये गुण पैदा करने होंगे। रात को जब माया आरव को सुला रही थी, उसने उसके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। ये वाक्य उसके भीतर उतर गया। उसे लगा कि आज से उसकी पेरेंटिंग एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां बच्ची की हर हरकत उसे अपने भीतर झांकने का मौका दे रही है। माया ने महसूस किया कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन खूबसूरत जरूर होगा, और बच्चे के साथ ये रोज का प्रयास ही असली पेरेंटिंग है। गुस्सा संभालना, धैर्य सीखना, प्यार देना, खुद को समझना और बच्चे को महसूस करना। अगले कुछ दिनों में माया ने महसूस किया कि पेरेंटिंग किसी किताब की नियमों से नहीं चलती, बल्कि हर दिन नए अनुभव से बनती है। वो हर सुबह आरव को उठाते हुए अपनी सांसों को धीमा करती, ताकि बच्चा उसकी शांति को महसूस करे। पहले जहां माया उठते ही भाग दौड़ में लग जाती थी, अब वो आरव की आंखों में झांकने का समय लेती थी। 7 महीने का बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं, कभी खुशी में, कभी डर में, कभी उम्मीद में। माया ने पहली बार उन आंखों को पढ़ने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे वो समझने लगी कि जब आरव उसका चेहरा पकड़कर खींचता है, तो वो उसे परेशान नहीं कर रहा, वो बस उसे अपने संसार में बुला रहा है। एक शाम आरव अचानक बहुत बेचैन हो गया। वो बिना वजह रो रहा था, हाथ पैर मार रहा था, किसी भी तरीके से शांत नहीं हो रहा था। पहले माया का मन घबरा जाता था, उसे लगता था कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपने भीतर के उस पुराने डर को संभाला और गहरी सांस ली। वो जमीन पर बैठ गई, अपना फोन दूर रखा, कमरे की रोशनी थोड़ी कम की और आरव को धीरे से गोद में उठाया। उसने महसूस किया कि आरव का शरीर तना हुआ है, उसकी सांसें तेज हैं। माया ने उसे सीने से लगाकर अपनी सांसें धीमी करनी शुरू की। 1, 2, 3। कुछ ही मिनटों में आरव की सांसें उसकी सांसों के साथ तालमेल में आ गईं, जैसे 2 दिल एक ही रिदम पर चलने लगे हों। ये पल माया के लिए जादुई था। पहले वो सोचती थी कि बच्चा तभी शांत होगा जब वो खुद उसे शांत करेगी। अब उसे एहसास हुआ कि बच्चा तभी शांत होता है जब वो उसकी ऊर्जा महसूस करता है। उस रात माया समझ गई कि दुनिया में कोई भी पल ऐसा नहीं होता जो माँ बच्चे के रिश्ते से अधिक पवित्र हो। बच्चे की रुलाई उसका विरोध नहीं, उसका हेल्पलेसनेस होती है। 7 महीने का बच्चा ये नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, बस इतना जानता है कि उसे किसी के दिल की सुरक्षा चाहिए। माया के मन में इस बात ने घर बना लिया कि जब भी बच्चा रो रहा होता है, वो उसे चोट नहीं पहुंचा रहा, वो बस कह रहा है, माँ मुझे तुम चाहिए। अगली सुबह माया पार्क में बैठी थी। आरव उसकी गोद में था। सामने झूले पर दूसरे बच्चे खेल रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे। पास बैठी एक औरत ने कहा, तुम्हारा बच्चा बहुत क्लिंगी है, इसे आदत मत डालो गोद की। माया पहले ऐसी बात सुनकर असहज हो जाती थी, खुद को जज महसूस करती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी।
उसने सोचा, क्या लोग सच में नहीं जानते कि इतना छोटा बच्चा गोद मांगकर बिगड़ता नहीं बल्कि सुरक्षा मांगता है। वो इंसान नहीं समझता कि दुनिया क्या है, डर क्या है, अकेलापन क्या है। उसके लिए पूरी दुनिया उसकी माँ के सीने में होती है। अगर माँ उसे उठाती नहीं तो उसका संसार ही बिखर जाता है। इस किताब में एक लाइन कही गई है, बच्चा आपके पास इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बिगड़ रहा है, बच्चा आपके पास इसलिए आता है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम आपकी गोद में रेगुलेट होता है। ये बात माया के दिल में गहराई से उतर गई। उसने महसूस किया कि बच्चे को डिसिप्लिन की ज़रूरत बाद में पड़ती है, पहले उसे सेफ्टी की ज़रूरत होती है। सुरक्षा हर सीख का आधार है। बिना सुरक्षा बच्चा दुनिया नहीं सीख सकता। रात को जब माया आरव को सुला रही थी, उसने महसूस किया कि वो खुद भी इस प्रक्रिया में बदल रही है। वो पहले अपनी भावनाओं को दबाती थी, गुस्सा, थकान, डर, पर अब वो उन्हें पहचानना सीख रही थी। उसे लगा कि जो माता पिता अपनी भावनाओं को नहीं समझते, वे बच्चों की भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि बच्चा शब्द नहीं बोलता, वो माता पिता के चेहरों से, आवाज़ से, छूने के तरीके से ही समझता है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। और यही किताब का अगला पार्ट सामने आता है। पेरेंटिंग की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। बिना खुद को समझे बच्चा समझ में नहीं आता। माया कभी कभी सोचती थी कि वो गुस्सा क्यों हो जाती है। जब आरव 5वीं बार रोता है तो उसे इरिटेशन क्यों होती है। जवाब धीरे धीरे उसके सामने आने लगा। उसके मन में जो पुरानी थकान, बचपन के डर, खुद को साबित करने का दबाव, दूसरों की राय का बोझ, ये सब वो अनजाने में अपने बच्चे पर डाल देती थी। अब वो देख पा रही थी कि बच्चे का हर बिहेवियर उसके भीतर के किसी हिस्से को छू जाता था। उसने सीखा कि बच्चे को समझने के लिए माता पिता का काम होना जरूरी है। काम होना मतलब भावनाएं दबाना नहीं, बल्कि भावनाओं को पहचानना है। उसने अपने मन से कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे परफेक्ट होना भी नहीं है, मैं बस अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट रहना चाहती हूँ। ये वाक्य जैसे उसके दिल से एक बोझ हटा रहा था। उस रात माया ने महसूस किया कि आरव आज उसके पास ज्यादा शांति से सोया है। उसकी उंगलियां माया की उंगली पकड़े हुए थीं और उसकी सांसें हल्की थीं, जैसे वो कह रहा हो, माँ तुम ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। ये पल माया के लिए किसी आशीर्वाद जैसा था। उसने सोचा कि आज जो वो बन रही है वही आरव का भविष्य बनेगा। बच्चे को शब्द नहीं, डायरेक्शन चाहिए होती है, और डायरेक्शन माता पिता के व्यवहार से मिलती है। कहानी यहाँ और भी सुंदर मोड़ लेने वाली है। अब माया सिर्फ बच्चे को नहीं, खुद को भी समझने लगी है। पार्ट 5 में हम देखेंगे कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस आगे बदलती है कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन में। अगले कुछ हफ्तों में माया ने महसूस किया कि पेरेंटिंग की सबसे बड़ी लड़ाई बच्चे के साथ नहीं होती, बल्कि अपने भीतर होती है। हर दिन जब आरव सुबह नींद से उठता, वो अपनी छोटी छोटी हथेलियों से हवा पकड़ने की कोशिश करते हुए माँ को देखता, जैसे पूछ रहा हो, माँ आज तुम कैसी हो। पहले माया को लगता था कि वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि माँ कैसी है। लेकिन अब वो जानने लगी थी कि बच्चे का दिन उसकी माँ के दिल की हालत से ही शुरू होता है। अगर माया अंदर से शांत होती तो आरव बिना वजह नहीं रोता, बार बार चिपकता नहीं, दूध पीने में तकरार नहीं करता। अगर माया परेशान होती तो जैसे वो बेचैनी उसके छोटे से शरीर में उतर जाती। एक दिन दोपहर में ऐसा हुआ कि आरव लगातार रो रहा था। उसे खाना खिलाने की कोशिश की, खिलौने दिए, गोद में लिया, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा था। पहले माया चिढ़ जाती थी, सोचती थी कि वो सब कुछ कर रही है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं मानता। लेकिन आज उसने खुद से पूछा, क्या मैं थकी हुई हूँ? क्या मेरा मन भरा हुआ है? क्या मैं ठीक नहीं हूँ? वो किचन में गई, नल का पानी पिया, 2 मिनट अपने लिए सांसों को धीमा किया और फिर वापस आई। उसने बिना कुछ बोले आरव को गोद में लिया। कुछ सेकंड पहले जो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, वो माया की सांसों की लय महसूस करते ही शांत होने लगा। ये देखकर माया की आंखों में आंसू आ गए। तो सच में ये मेरे बारे में है, ये हमेशा मेरे बारे में होता है। यही समझ धीरे धीरे माया को अपने अंदर की गहराइयों तक ले गई। उसे महसूस हुआ कि बच्चे का व्यवहार कभी भी अलग खड़ा नहीं होता, वो हमेशा माता पिता की स्थिति से जुड़ा होता है। जब माता पिता के भीतर उथल पुथल हो, बच्चा उसी ऊर्जा में हिलता डुलता है, और जब माता पिता स्थिर हों, बच्चे के संसार की नींव मजबूत होती है। एक शाम माया बालकनी में बैठी थी, आरव उसकी गोद में था और आसमान में खिली हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने भीतर एक सवाल उठते सुना, क्या मैं अपने बच्चे के लिए वो माँ बन पाऊंगी जो मैं अपने मन में बनना चाहती हूँ? वो सवाल बहुत मासूम था, लेकिन बहुत भारी भी।
उसे लगा कि शायद सारी दुनिया में ये हर माता पिता का सवाल है, हम अपने बच्चे के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। लेकिन स्वाति त्रिपाठी की किताब का एक वाक्य उसके मन में गूंजा, अच्छा माता पिता वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि वो जो कोशिश करता रहे। ये वाक्य उसके भीतर किसी सूदिंग दवा की तरह घुल गया। अगले दिन माया ने कुछ नया किया। वो पहली बार आरव से ऐसे बात करने लगी जैसे वो सब कुछ समझता हो। जब वो उसे नहला रही थी, उसने कहा, आज दिन कितना अच्छा है, हम दोनों साथ हैं। जब वो दूध पिला रही थी, उसने कहा, माँ जानती है तुम कभी कभी बेचैन हो जाते हो, पर माँ यहाँ है। जब वो उसे सुला रही थी, उसने उसके कान के पास धीरे से कहा, आज मैं भी सीख रही हूँ, तुम भी सीख रहे हो। वो जानती थी कि 7 महीने का बच्चा शायद शब्द ना समझे, लेकिन वो आवाज़ का एहसास समझता है, उसकी भावना समझता है। उसने महसूस किया कि कम्युनिकेशन बच्चे के लिए शब्दों की नहीं, ऊर्जा की भाषा है। जब वो प्यार से बोलती तो आरव के शरीर की कसावट ढीली पड़ जाती, उसकी सांसें गहरी हो जाती, उसकी आंखें नरमी से चमकने लगती, जैसे वो माँ के दिल की आवाज़ को सुन सकता हो। माया के भीतर एक नई समझ का जन्म हो चुका था। बच्चे के साथ बात करने से बच्चा नहीं बदलता, माता पिता बदलते हैं, और वही बदलाव बच्चे को बदलता है। धीरे धीरे उसने एक और चीज़ नोटिस की। जब घर में कोई तनाव होता, फ़ोन पर किसी से बहस हुई, काम का दबाव हुआ, किसी ने आलोचना कर दी, उसका असर सीधे आरव पर पड़ता था। वो ज़्यादा क्लिंगी हो जाता, बार बार गोद मांगता, कभी बिना वजह रोने लगता। पहले वो इसे बच्चे की आदत समझती थी, लेकिन अब वो समझ गई थी बच्चा अपने आसपास के माहौल को सोख करता है। बच्चे का नर्वस सिस्टम इतना सेंसिटिव होता है कि वो घर के भीतर उठ रही हर छोटी बड़ी इमोशन महसूस कर लेता है। वो बोलकर नहीं बताएगा, लेकिन वो अपने व्यवहार से दिखाएगा। माया अब अपने मन को पढ़ने लगी थी, कब उसे थकान हो रही है, कब गुस्सा आ रहा है, कब बेचैनी बढ़ रही है। उसने महसूस किया कि माता पिता अक्सर सोचते हैं कि जब तक बच्चा ठीक है सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि जब तक माता पिता ठीक नहीं, तब तक बच्चा कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। एक रात जब माया खुद को बेहद थका महसूस कर रही थी, उसने आरव को सुलाते हुए अपनी थकान स्वीकार की। उसने कहा, मैं थकी हूँ, पर तुमसे प्यार कम नहीं होता। मैं इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए, और मैं सीख रही हूँ। ये वाक्य उसने बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए कहा था। और यही किताब का एक गहरा संदेश है। पेरेंटिंग स्वयं को हील करने की प्रक्रिया है। कुछ दिनों बाद माया ने देखा कि आरव पहले से कम रोने लगा है। उसकी स्लीप थोड़ी बेहतर हो गई थी, वो नई चीज़ों में ज़्यादा रुचि दिखाने लगा था। माँ से अलग होने पर भी उतना डरता नहीं था। ऐसा नहीं कि सब कुछ जादू की तरह बदल गया था, लेकिन एक सटल बदलाव था, एक सॉफ्टनेस जो हवा में महसूस होती थी। और यह सॉफ्टनेस इसलिए थी क्योंकि माँ के भीतर का तूफान धीरे धीरे शांति में बदल रहा था। माया अब खुद को जज करना छोड़ चुकी थी, वो अपने बच्चे को भी जज करना छोड़ चुकी थी। और पेरेंटिंग की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां आप न खुद पर गुस्सा करते हैं न बच्चे पर, जहां आप दोनों को एक टीम की तरह देखते हैं, न कि एक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की तरह। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन माया के भीतर समय जैसे ठहर सा गया था। अब वो हर दिन को किसी दौड़ की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह जीने लगी थी। आरव जब सुबह आंखें खोलता तो सबसे पहले उसकी नज़र माँ के चेहरे पर जाती। पहले माया जल्दी जल्दी उसे उठाकर अपने काम में लग जाती थी, लेकिन अब वो कुछ पल वहीं रुकती, उसकी आंखों में देखती और एक हल्की मुस्कान देती। 7 महीने का बच्चा उस मुस्कान को शब्दों में नहीं समझता, लेकिन वो उसे अपने भीतर महसूस करता है। यही वे छोटे छोटे पल थे जिनसे बच्चे के भीतर ये भरोसा बनता है कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है। माया को अब ये काफ दिखने लगा था कि बच्चे के साथ संवाद केवल बोलने से नहीं होता। संवाद तब होता है जब माता पिता बच्चे की गति को स्वीकार करते हैं। जब आरव किसी खिलौने को देर तक देखता रहता, पहले माया उसे जल्दी से किसी और चीज़ की तरफ मोड़ देती थी, लेकिन अब वो उसे वहीं रहने देती, ये समझते हुए कि उसका दिमाग उस रंग, उस आकार, उस स्पर्श को समझने में व्यस्त है। बच्चे को बीच में रोकना उसकी सीखने की प्रक्रिया को तोड़ना होता है। माया ने पहली बार महसूस किया कि पेरेंटिंग में चुप रहना भी एक बहुत बड़ा संवाद होता है। एक दिन आरव को हल्का बुखार आ गया। वो बेचैन था, बार बार रो रहा था, माँ की गोद से उतरने को तैयार नहीं था। माया का मन घबरा गया, लेकिन अब वो पहले की तरह टूट नहीं रही थी। उसने डॉक्टर से बात की, दवा दी, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसने किया वो था आरव को अपने सीने से लगाए रखना। वो जानती थी कि इस समय दवा से ज्यादा जरूरी उसकी मौजूदगी है।
बच्चा जब बीमार होता है तो वो इलाज नहीं, सुरक्षा ढूंढता है। माया ने उस रात पूरी तरह आरव के साथ बिताई। न कोई मोबाइल, न कोई बाहरी शोर, सिर्फ माँ की धड़कन और बच्चे की सांसें। सुबह तक बुखार थोड़ा कम हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बदला था वो था माया का भरोसा। अब वो अपने बच्चे की जरूरतों को सुन पा रही थी। इस अनुभव ने माया को एक और गहरी बात सिखाई कि डिसिप्लिन का मतलब बच्चे को नियंत्रित करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है बच्चे को भावनात्मक रूप से स्थिर वातावरण देना, जहां वो सुरक्षित महसूस कर सके। 7 महीने के बच्चे के लिए डिसिप्लिन का पहला रूप होता है प्रेडिक्टेबिलिटी। माँ का चेहरा, उसकी आवाज, उसकी प्रतिक्रिया सब एक जैसी हो। अगर कभी वो प्यार से उठाए और कभी गुस्से से, तो बच्चे का दिमाग उलझ जाता है। माया अब इस कंसिस्टेंसी को समझने लगी थी। वो जान गई थी कि उसका व्यवहार ही बच्चे के लिए पहला नियम होता है। धीरे धीरे माया ने यह भी नोटिस किया कि जब वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है तो आरव में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखने लगता है। वो नई चीजों को छूने में डरता नहीं, नए चेहरों को देखकर घबराता नहीं और थोड़ी देर माँ से दूर होने पर भी टूटता नहीं। ये बदलाव अचानक नहीं था, लेकिन ये गहरा था। बच्चे के भीतर ये भरोसा बन रहा था कि अगर मैं गिर भी जाऊं, मेरी माँ है। यही भरोसा आगे चलकर बच्चे को दुनिया में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। एक शाम माया आईने के सामने खड़ी थी। आरव उसकी गोद में था। उसने खुद को देखा और सोचा, मैं वही इंसान नहीं रही जो कुछ महीने पहले थी। वो माँ बनने के साथ साथ खुद से भी जुड़ने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि पेरेंटिंग कोई भूमिका नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जो हर दिन माता पिता को थोड़ा और सच्चा बना देता है। उसने अपने भीतर ये भी स्वीकार किया कि हर दिन अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन वो फिर थक जाएगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी, शायद गुस्सा भी आ जाएगा। लेकिन अब फर्क ये था कि वो अपने गुस्से को पहचान पाएगी और बच्चे पर नहीं उतारेगी। द पावर ऑफ पेरेंटिंग का यही गहरा संदेश है कि बच्चा परफेक्ट माता पिता नहीं चाहता, वो इमोशनली अवेलेबल माता पिता चाहता है, जो उसके रोने से ना डरें, जो उसकी ज़रूरतों को बोझ ना समझें और जो खुद की गलतियों को स्वीकार कर सकें। माया अब ये सीख रही थी कि जब वो गलती करती है तो खुद को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद को समझने की ज़रूरत है। यही सेल्फ कंपैशन आगे चलकर बच्चे के भीतर भी एम्पैथी बनकर उतरती है। रात को आरव को सुलाते समय माया ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित स्थान बन रही है। एक ऐसी जगह जहाँ बच्चा बिना डर के रो सकता है, बिना झिझक पास आ सकता है और बिना शर्त प्यार महसूस कर सकता है। यही सुरक्षित स्थान बच्चे के दिमाग में एक मजबूत नींव बनाता है, जिस पर उसका पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। पार्ट 6 यहीं धीरे धीरे ठहरता है। अब पार्ट 7 में हम इस यात्रा को एक बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे, जहां माता पिता और बच्चे का रिश्ता सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन की दिशा तय करता है। वहीं हम इस कहानी को एक सार्थक भावनात्मक समापन की ओर ले जाएंगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन माया और आरव के बीच जो रिश्ता बन रहा था वो समय से परे था। अब माया को साफ दिखने लगा था कि पेरेंटिंग किसी उम्र तक सीमित नहीं होती। ये एक बीज है जो हर दिन पानी मांगता है, धैर्य का पानी, समझ का पानी और बिना शर्त प्रेम का पानी। 7 महीने का आरव अभी शब्द नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में जो भरोसा चमकने लगा था वो किसी भी भाषा से ज्यादा स्पष्ट था। वो माँ की गोद में बैठकर दुनिया को देखता, कभी हंसता, कभी चौंकता और हर बार माँ की ओर देखता, जैसे पूछ रहा हो सब ठीक है ना, और माया की एक मुस्कान उसके लिए पूरा उत्तर होती। माया अब ये समझ चुकी थी कि बच्चे का भविष्य सिर्फ स्कूल, किताबों या अनुशासन से नहीं बनता, बल्कि उस अदृश्य माहौल से बनता है जो घर में हर पल मौजूद रहता है। जब माँ बाप अपने भीतर की उथल पुथल को पहचानते हैं और उसे संभालते हैं, तो बच्चा अपने आप स्थिर होना सीखता है। जब घर में आवाज़ें नरम होती हैं, चेहरे शांत होते हैं और प्रतिक्रियाएं सुसंगत होती हैं, तो बच्चे का मन भी उसी ताल पर चलना सीखता है। यही वो बुनियाद है जिस पर आत्मविश्वास, सहानुभूति और जिज्ञासा खड़ी होती है। एक दिन माया ने खुद को आईने में देखते हुए पाया। वो वही इंसान थी, लेकिन पहले से अलग। अब वो अपने गुस्से से डरती नहीं थी, उसे पहचानती थी। अपनी थकान से लड़ती नहीं थी, उसे स्वीकार करती थी। अपनी गलतियों से भागती नहीं थी, उनसे सीखती थी। उसने जाना कि जब माता पिता खुद के साथ दयालु होते हैं, तब वे बच्चे के साथ भी दयालु हो पाते हैं, और यही दयालुता बच्चे के भीतर करुणा बनकर उतरती है।
आरव अब नई आवाज़ों पर मुस्कुराता, नए चेहरों को देखकर जिज्ञासु होता और माँ से थोड़ी दूरी बनाकर भी दुनिया को देखने की हिम्मत करता। ये दूरी अलगाव नहीं थी, ये भरोसे की दूरी थी। वो जानता था कि अगर वो पीछे मुड़ेगा माँ वहीं मिलेगी। यही भरोसा बच्चे को आगे बढ़ने की ताकत देता है। माया समझ गई थी कि माता पिता का काम बच्चे को बांधना नहीं, बल्कि उसे इतना सुरक्षित बनाना है कि वो खुद उड़ सके। द पावर ऑफ पेरेंटिंग का अंतिम संदेश यही आकार लेता है कि पेरेंटिंग कोई नियंत्रण की कला नहीं, बल्कि संबंध की साधना है। ये साधना रोज होती है, हर रुलाई पर, हर मुस्कान पर, हर असमंजस पर। इसमें परफेक्शन नहीं, उपस्थिति चाहिए। इसमें सही शब्द नहीं, सही भावना चाहिए। और इसमें बच्चे को बदलने की जिद नहीं, खुद को बेहतर करने का साहस चाहिए। माया ने महसूस किया कि उसके और आरव के बीच अब संवाद शब्दों से आगे निकल चुका है। एक स्पर्श, एक नज़र, एक सांस सब कुछ कह देता है। उसने जाना कि बच्चा कभी भी माता पिता का बोझ नहीं होता, वो उनका शिक्षक होता है। वो हमें धैर्य सिखाता है, उपस्थित रहना सिखाता है और बिना शर्त प्रेम का अर्थ समझाता है। अगर हम सुने तो बच्चा हमें वो बना देता है जो हम भीतर से बनना चाहते थे। और यहीं ये यात्रा एक शांत पर गहरे सत्य के साथ ठहरती है कि बच्चे को बेहतर बनाने की कोशिश में माता पिता खुद का बेहतर संस्करण बन जाते हैं। यही असली जीत है, यही पेरेंटिंग की शक्ति है। दोस्तों, अगर इस कहानी के किसी भी पल में आपको अपना घर, अपनी थकान, अपनी उम्मीदें या अपने बच्चे की मुस्कान दिखाई दी हो, तो समझ लीजिए कि ये किताब आपसे बात कर रही है। द पावर ऑफ पेरेंटिंग सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की किताब है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, दिल से निकली हुई किताबों की यात्राएं हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं, तो बुक्ड समरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो लंबे होते हैं क्योंकि हम कंटेंट के साथ कभी समझौता नहीं करते। यहाँ हम आपको जल्दी जवाब नहीं, सच्ची समझ देना चाहते हैं, ताकि आपकी जिंदगी और आपके रिश्ते दोनों बेहतर बन सके। आज जब ये कहानी यहीं थमती है, तो जरा एक पल रुक कर सोचिए। उस 7 महीने के बच्चे की तरह हर इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ढूंढता है, सुरक्षा। कोई ऐसा जो बिना शर्त कह सके, मैं यहाँ हूँ। इस कहानी में माया और आरव सिर्फ किरदार नहीं थे, वो हर उस माता पिता का प्रतिबिंब थे जो रोज अपने बच्चे के साथ साथ खुद को भी पाल रहा है। पेरेंटिंग का असली अर्थ यही है, बच्चे को सुधारते सुधारते खुद को समझ लेना। और जो माता पिता इस वीडियो के अंत तक रुके रहे, उनके लिए सबसे बड़ा लाभ यही है कि आपने आज एक तकनीक नहीं सीखी, आपने एक नज़रिया बदला है। आपने ये समझा है कि बच्चे का व्यवहार समस्या नहीं, संदेश होता है। और जब संदेश समझ आ जाए तो रिश्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये समझ सिर्फ इस वीडियो तक सीमित न रहे, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बने, तो द पावर ऑफ पेरेंटिंग, स्वाति त्रिपाठी की ये किताब जरूर पढ़िए। इस किताब में वो शब्द हैं जो माता पिता के दिल को हल्का करते हैं और उन्हें दोष बोध से बाहर निकालकर सजगता की ओर ले जाते हैं। इस किताब का परचेज लिंक हमने बायो में डाल दिया है, ताकि आप जब चाहें इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बना सकें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से। जब आपका बच्चा रोता है, जिद करता है या बेचैन होता है, तो आपके अंदर सबसे पहले क्या उठता है? गुस्सा, डर या समझने की कोशिश? नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और माता पिता के लिए सहारा बन सकती है। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि भीतर तक छूते हैं, तो बुक्ड समरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो लंबे होते हैं क्योंकि हम कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते। हम यहाँ जल्दी खत्म होने वाली सलाह नहीं देते, हम ऐसी समझ देते हैं जो जिंदगी भर साथ चलती है। आपका यहाँ तक रुकना ये बताता है कि आप सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, आप एक कॉन्शियस पेरेंट बनने की दिशा में कदम रख चुके हैं। इसी भरोसे के साथ अगली किताब, अगली कहानी और एक नई सीख के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक ख्याल रखिए, अपने बच्चे का भी और अपने भीतर के बच्चे का भी।